हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं राहुल। एसके संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान को लेकर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमारी जो इकोनॉमी और कला और संस्कृति की क्लासेस चल रही थी और हाल ही में भी उत्तराखंड की क्लासेस मेरे द्वारा शुरू की गई हैं। आप लोगों का लगातार जो सब्सक्राइब है वो लगातार बढ़ रहा है, इसको देखकर खुशी भी होती है। जितनी तेज़ी से अभी हमारे चैनल ने ग्रो करना शुरू किया है, इसी प्रकार आप लोगों का प्यार मिलते रहना चाहिए, सब्सक्राइब मिलते रहने चाहिए। और आज हम जो क्लास शुरू करने वाले हैं उस क्लास का नाम है आपका भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था। तो ये एक नया सब्जेक्ट है, इसको आप एक नोटबुक में नोट करेंगे और नई तरीके से क्लास आज पढ़ेंगे आप। हमारा ये लक्ष्य होगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में जब बैठें, चाहे वो ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम हो, या आपके पीसीएस समीक्षा अधिकारी इनके प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, और मेंस के लिए आपका जो बेसिक होता है, बेसिक जो बनता है वो बेसिक आपका तैयार हो, जिससे आपको बाद में मेंस या बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज हम नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो आपको भी होना चाहिए कि आप एक नई नोटबुक तैयार करें, एक बड़ी नोटबुक आपके पास हो। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर होगा आपका, और इस चैप्टर के बाद क्रम बाई हम चैप्टर करते रहेंगे भारतीय संविधान के। और संविधान जो है आपको रटना नहीं है, बल्कि आपको समझना है। जब आप समझेंगे चीज़ों को तो आपकी सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी। और संविधान को समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है वैसे भी, क्योंकि जब हम संविधान को नहीं समझेंगे तो हम अपने अधिकारों को पढ़ लिख कर भी नहीं मान सकते हैं। तो संविधान हमारी जो जीवन है उसका अभिन्न अंग है। पढ़े लिखे होने का मतलब केवल ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास केवल डिग्री है, हम पढ़े लिखे हैं। आप कहीं अपने अधिकारों को नहीं मांग सकते हैं, आप अपने मौलिक अधिकारों को नहीं जान पा रहे हैं। हमारे क्या मौलिक कर्तव्य हैं, राष्ट्र के लिए हमें क्या देना है, राष्ट्र से हमें क्या चाहिए, ये चीज़ें आपको तभी कंठस्थ होंगी जब आप भारतीय संविधान का अच्छे से कंठस्थ करोगे, पढ़ोगे उस चीज़ को। तो हमारा ये क्लास शुरू करने का मोटिव ये भी है कि जो आपके बड़े एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं उनका आपका एक बेस तैयार होना चाहिए, और जितने ग्रुप सी के एग्ज़ाम हैं वहाँ आपको रटकर नहीं बल्कि समझ के चीज़ों पर काम करना चाहिए। तो आज की जो क्लास है आपकी वो भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से संबंधित है। पहला चैप्टर है आपका, और कोशिश मैंने ये की है कि जिस प्रकार मैं ऑफलाइन की क्लास में पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन की क्लास में आप जुड़े रहते हो सामने मेरे, उसी तरीके से मैंने कोशिश ये की है कि यहाँ भी ये जो है आप ऐसा आपको ना लगे कि हम आमने सामने नहीं हैं, हम साथ में नहीं हैं। मैं पूरी कोशिश ये करूँगा कि जितने भी हम संविधान को स्टार्टिंग करें, राज्य व्यवस्था को स्टार्टिंग करें, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ें, चीज़ों को समझें, तो उसी ऑफलाइन क्लास की बात ही आपको ऐसा लगे कि हम ऑफलाइन क्लासेज ही पढ़ रहे हैं। तो संविधान और राज्य व्यवस्था ये आपका एक चैप्टर का नाम है। और चैप्टर पहला जो आपका शुरू होगा, उस चैप्टर का नाम होगा संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में क्या चीज़ें लेंगे हम, कि जो भारतीय संविधान बना, भारतीय संविधान तो बना, ये जानते हैं हम सब लोग, भारतीय संविधान कैसे बना, संविधान सभा ने संविधान बनाया। लेकिन उससे पहले जो ब्रिटिशों का आधिपत्य हमारे देश में रहा है, ब्रिटिशों ने जो कुछ रेगुलेशन एक्ट बनाए हैं, जो जितने अधिनियम बनाए हैं, उन अधिनियमों में भी हमने कुछ चीज़ें ऐसे पढ़ी हैं जो हमारे भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान में जोड़ी गई हैं। तो इस संविधान का थोड़ा सा हम मतलब समझते हैं कि संविधान है क्या। जैसे आप एक शब्द जानते हैं संविधान, अगर मैं संविधान अपने शब्दों में लूँ, एक आम शब्दों में लूँ, तो अगर हम संविधान को देखें तो संविधान को हम एक तरीके से तोड़ सकते हैं सम धातु में, और प्लस में हम तोड़ सकते हैं विधान। विधान को हम विधि या कानून बोलते हैं, आप अच्छी भली बात ही जानते हो। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब हम संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में कुछ शब्द आपको परेशान कर सकते हैं। तो हमारा ये लक्ष्य होगा, हमारा ये मेन टारगेट होगा कि आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं उन शब्दों पर, कुछ कठिन शब्दों का सामना करना पड़ेगा, और वो कठिन नहीं होंगे, आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगे। तो संविधान हम कह सकते हैं कि सम प्लस विधान से बना है, और सम का मीन आपका ये होता है समान। समान का मतलब इक्वलिटी होती है, बराबरी होती है। तो भारत जैसे देश में जब संविधान बना तो संविधान जो है भारत के सभी देशों के लिए बराबर दर्जा रखता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी समुदाय के हों, या किसी भी लिंग के हों, किसी भी आधार पर भारत में कोई भेदभाव नहीं है हमारे संविधान में। और विधान का मतलब आप समझते हो, जो कानून होता है, जो आर्टिकल हैं, जो अनुसूचियाँ हैं,
या जो जो प्रावधान जो है नागरिकों के अधिकारों के लिए दिए गए हैं वो सब समान रूप से दिए गए हैं। तो हम इसको ऐसा परिभाषित कर सकते हैं कि भारतीय जो ये जो संविधान की किताब है, संविधान की जो किताब है ये बहुत सारे आंकड़ों का एक समूह है जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से अधिकारों को दिया गया है। विधान का मतलब मैंने आपको बताया, विधान का मतलब कानून या विधेय होता है। तो इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप अपनी कॉपी और एक पेन अपने हाथ में रखिएगा और साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि आप नोट्स भी बनाते रहिएगा मेरे साथ में। तो संवैधानिक विकास पहला चैप्टर आप अपनी कॉपी में हेड डालिएगा कि भारतीय संवैधानिक विकास, ये भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास है वो कैसे हुआ। तो इसकी जो कहानी है आपको थोड़ा पता होगा कि जैसे ये इधर पूर्व देश है आपका, ये मान लीजिएगा ये भारत है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इधर भारत है और इधर कह सकते हो आप ये आपका यूरोप है। अब यूरोप के अंदर क्या था कि आपने सुना होगा बहुत सारे जो यूरोपियन देश थे उन्होंने इस भारत की ओर आना शुरू किया। भारत की ओर आना क्यों शुरू किया, उसका रीजन था, जैसे आप यूरोप हैं, यूरोप से कुछ देश भारत की ओर आए, ये समुद्री मार्ग था आपका। तो हालांकि भारत का जो व्यापार था ये आधुनिक काल से पहले मध्यकालीन और प्राचीन काल में भी आपने पढ़ा होगा विभिन्न चैप्टरों में कि भारत का यूनानियों से या अन्य देशों से जो है प्राचीन काल और मध्यकालीन भी व्यवसाय जो था या व्यापार जो था वो होता था। लेकिन अब जो यूरोप के देश थे उन्होंने जो था अब समुद्री मार्ग को खोजने की जो एक उनका तरीका था उसको शुरू कर दिया। तो यूरोपियन देशों में चीज़ की होड़ मची कि जो भारत और जो अन्य पूर्वी देश हैं उन देशों में समुद्री मार्गों के माध्यम से कैसे जाया जाए। यूरोप के देशों के बीच और भारत या भारत के आसपास जो देश थे उनके बीच जो पहले व्यापार होता था वो घूम फिर कर जाना पड़ता था। मतलब पहले जाने के लिए स्थल मार्गों का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता था। बाद में क्या हुआ, यूरोप के अंदर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं वर्णन कर देता हूँ। यहाँ एक देश पड़ता आपका स्पेन। तो स्पेन का एक नागरिक था कोलंबस। तो आपने सुना होगा कि कोलंबस जो है भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन कोलंबस जो है भारत की खोज के लिए जरूर निकला था, लेकिन वो भारत को ढूंढते ढूंढते अमेरिका पहुंच गया। और कोलंबस ने, जो स्पेन का निवासी था कोलंबस, जो भारत की खोज के लिए निकला था, इसने 1494 ईस्वी में क्या काम किया कि भारत को ना खोजकर इसने अमेरिका को खोज लिया। इसने भारत को ना खोजकर किसको खोज लिया, आपका अमेरिका को। लेकिन चलो खोज तो हुई, भारत की नहीं, अमेरिका की खोज हुई। उसके बाद क्या हुआ कि यूरोप के अंदर से और देशों का भारत की ओर आना प्रारंभ हो गया। अब सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने भारत की ओर समुद्री मार्ग से आना प्रारंभ किया या भारत के अंदर जो प्रवेश किया वो समुद्री माध्यम से किया उसने। तो मैं आपको बताता हूं कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, आप जानते होंगे भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, दिखाई दे रहा होगा आपको शायद इधर, ये भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, भारत दक्षिण भारत जो ऐसा बोल सकते हैं, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है। तो अब क्या हुआ, इस यूरोप के अंदर अगर हम बात करें तो इस यूरोपियन देशों ने भारत की ओर समुद्री मार्ग से आना प्रारंभ करा। अब जब ये समुद्री मार्ग से भारत आए घूम फिर कर, तो ये भारत के समुद्री तटों पर ही आए होंगे पहले। तो अब क्या होता है कि एक देश पड़ता आपका, उस देश का नाम था आपका पुर्तगाल। तो भारत आने वाला जो पहला यूरोपियन देश था वो था आपका पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद भारत में डचों का प्रवेश हुआ और डचों के बाद भारत में जो था अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। अंग्रेजों के बाद जो था भारत के अंदर, आपको पता होगा, हालांकि यहाँ पढ़ने का नहीं है, वो डैन, और डैन के बाद भारत में जो प्रवेश हुआ था वो फ्रांसीसियों का हुआ। लेकिन डैन या फ्रांसीसियों से हमें इस लेक्चर में मतलब नहीं है, हमें यहाँ मेन मतलब है अंग्रेजों से। लेकिन अंग्रेजों का भारत में आने का क्रम क्या था, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं। आपने सुना होगा भारत आने वाला जो सबसे पहला यूरोपियन देश था वो पुर्तगाल था। पुर्तगाल का एक नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा भारत पहुंचता है समुद्री मार्ग से, और समुद्री मार्ग से जब भारत पहुंचता है तो ये मालाबार तट पर पहुंचता है केरल राज्य में, और केरल के अंदर यहाँ आपका जो कोची है, कोची ये पहुंचता है, और कोची पहुंचने के बाद भारत में बड़े स्तर पर मसालों का व्यापार करता है।
इस प्रकार ये जो पुर्तगाल से आने वाला पहला नाविक था, या कह सकते हो यूरोप से आने वाले जो पहला नाविक था, पहला व्यक्ति था, उसका नाम था आपका वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा भारत आया कब था? तो वास्को डी गामा भारत आया था आपका मई 1498 में। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आता है और भारत का जो दक्षिण भारत का निचला वाला हिस्सा है, वहाँ जो आपका केरल राज्य है, केरल में कोची बंदरगाह पर उतरता है और इस केरल के अंदर और केरल के अलावा और क्षेत्रों में आकर ये भारत में मसालों का बड़े स्तर पर व्यापार करता है। लेकिन व्यापार करने के बाद ये अपना जो फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। ये चीज़ें हमें आधुनिक भारत में पढ़नी है, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि भारत में जो था अंग्रेज़ों का प्रवेश क्यों हुआ। जब पुर्तगालियों का प्रवेश हुआ, डचों का भी प्रवेश हुआ, तो उसके बाद जो था ब्रिटेन के जो लोग थे, ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, उनके अंदर एक होड़ मची कि ये भारत नामक देश में जो है, जो उस समय मसालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, कि ऐसा इस देश में क्या है जो अन्य यूरोपियन देश जो हैं भारत की ओर जा रहे हैं, बड़े स्तर पर लाभ कमा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि इसी में से एक यूरोपियन देश था आपका ब्रिटेन। तो ब्रिटेन आप समझिएगा, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन क्या है आपका, पहले हम समझ लेते हैं, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ब्रिटेन क्या है। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन जो है कुछ देशों का एक समूह है जिससे मिलाकर हम ब्रिटेन बोलते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आने वाले जो देश हैं आपके, वो आपका सबसे पहला जो सबसे प्रमुख देश है जो ब्रिटेन के अंदर आता है, वो आपका आता है इंग्लैंड। इंग्लैंड के अलावा जो दूसरा प्रमुख देश आता है, उस देश का नाम है आपका आयरलैंड। और इंग्लैंड और आयरलैंड के बाद जो तीसरा प्रमुख देश है जो ब्रिटेन के अंदर आपका आता है, उस देश का नाम है आपका स्कॉटलैंड। ये तीन ऐसे प्रमुख देश हैं जिन तीनों देशों को सामूहिक रूप से मिलाकर जो है ब्रिटेन कहा जाता है। इसी में से एक देश है जो सबसे मुख्य देश है इंग्लैंड, जिसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है, जिसकी राजधानी जो है प्रारंभ से ही लंदन में है। तो इस ब्रिटेन की एक महारानी हुआ करती थी उस समय, जिनका नाम हुआ करता था एलिजाबेथ प्रथम। कहानी अब शुरू यहाँ से होती है कि जो ब्रिटेन की महारानी थी या इंग्लैंड की जो महारानी थी, उनका नाम था आपका एलिजाबेथ प्रथम। तो अब एलिजाबेथ जो प्रथम है, एलिजाबेथ प्रथम जो है, ये इनके कार्यकाल में क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं आपको शॉर्ट में लिखूंगा इन चीज़ों को, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश, बी से मैं ब्रिटिश यूज करूंगा, ई से मैं ईस्ट यूज करूंगा, आई से इंडिया और सी से कंपनी यूज करूंगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है, ये ब्रिटेन के अंदर जो आपका इंग्लैंड देश है, मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटेन के अंदर तीन देश होते हैं, जिसमें इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। तो इस ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ प्रथम, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कराती हैं। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, 31 दिसंबर वर्ष 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर वर्ष 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के अंदर एलिजाबेथ प्रथम जो ब्रिटेन की महारानी हैं, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कराती हैं। तो आपसे बहुत बार एग्जामों में जगह जगह क्वेश्चन आए हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। इसकी स्थापना के समय ब्रिटेन की जो महारानी थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी और ये ब्रिटेन से आई हुई एक कंपनी थी। इसके बाद क्या होता है कि भारत के अंदर इस कंपनी का प्रवेश कैसे होता है, तो ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जामों में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब इंग्लैंड में या ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो उस समय भारत का मुगल शासक कौन था। आपको मालूम होगा कि वर्ष 1600 ईस्वी की अगर बात चल रही है, तो इस समय इस भारत का जो शासक था, जो यहाँ दिल्ली, ये जो दिल्ली है आपका, इस दिल्ली की जो राजगद्दी पर बैठा था, यह मैं हिंदी में लिख दूँ, ये जो दिल्ली है आपका केंद्र है भारत का, भारत की राजधानी है, यहाँ की राजगद्दी पर कौन बैठा हुआ था। तो यहाँ आपका एक राज्य पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल, ये राज्य पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल। तो अब पश्चिम बंगाल की कहानी क्या जुड़कर आती है इसमें, तो पहले तो आप ये ध्यान रखो कि जब ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, तो उस समय भारत का जो मुगल शासक था, आपको दिखाई दे रहा होगा इधर बोर्ड पर, दूर नहीं हो रहा होगा, मुगल शासक उस समय था आपका अकबर। और आप सब जानते हो जिन्होंने मध्यकालीन भारत पढ़ा है कि अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से लेकर 1600 लगभग 5 ईस्वी तक रहा है। तो उस समय जो मुगल शासक था वो अकबर था, 1556 से 1605 इस अकबर का शासनकाल था।
जब 1556 से 1605 के बीच इस अकबर का शासनकाल था और इसकी स्थापना 1600 में हुई, तो आपसे एग्जाम में पूछता कि ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हुई तो उस समय इस भारत के अंदर दिल्ली की राजगद्दी पर मुगल शासक कौन था, तो उस मुगल शासक का नाम अकबर था और उस समय ब्रिटेन की महारानी थी आपकी एलिजाबेथ प्रथम। अब क्या हुआ, इनका रुझान भारत की ओर आना प्रारंभ हो गया ब्रिटिशों का। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये भारत आती है, लेकिन भारत आने के लिए इससे पहले जो है अनुमति लेनी पड़ती है चार्टर के द्वारा, और अनुमति मिलती है एलिजाबेथ से। और ध्यान रखिएगा, एलिजाबेथ जो थी महारानी, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में जो स्थापित हुई थी उसको भारत आने की इजाज़त तो दी, लेकिन भारत आने की इजाज़त या भारत के साथ साथ जो आसपास के देश थे तो इन पूर्वी देशों में व्यापार करने की अनुमति एलिजाबेथ ने दी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने शर्त रखी कि आप सिर्फ 15 वर्षों के लिए आप इस यूरोप से जाइए और यूरोप से पूर्वी देशों में जिसमें भारत मुख्य देश था आप जाइए और जाकर भारत और अन्य पूर्वी देशों में जाकर व्यापार कीजिए, लेकिन आपको ये अनुमति केवल 15 सालों के लिए दी जाती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये बहुत सारे लोगों का ग्रुप था। ये सब लोग जो हैं भारत आते हैं, भारत में आकर अपनी इकाई स्थापित कर लेते हैं। जब भारत आते हैं तो भारत में मुगल सत्ता चल रही होती है, लेकिन भारत आने के बाद इनकी स्थिति क्या होती है कि इनसे पहले भारत में पुर्तगाली होते हैं। अब पुर्तगाली जो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद मैं मिटा देता हूँ। भारत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है, मैं ब्रिटिश का यूज़ नहीं करूँगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सही से बोलेंगे, लेकिन मैं अब ईस्ट इंडिया कंपनी का यूज़ करूँगा बार बार शब्द का। अब ब्रिटेन से जो ये 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तो आने के बाद क्या होता है कि भारत आ तो जाती है, आने के बाद क्या है कि भारत के अंदर ये अपनी पहला एक कारखाना स्थापित करते हैं। लेकिन कारखाना स्थापित करने से पहले क्या काम करते हैं कि वर्ष 1611 ईस्वी में जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1611 ईस्वी में भारत के अंदर पहला कारखाना स्थापित करता है। और इस कारखाने का नाम यह कौन सी जगह स्थापित होता है, ये अस्थाई भी बोल सकते हो, उस स्थान का नाम है मूसलीपट्टनम। अब एक प्रश्न और मन में उठता है कि मूसलीपट्टनम है कहाँ पर, तो मूसलीपट्टनम पड़ता आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो पहला कारखाना स्थापित हुआ था वो 1611 में हुआ था मछलीपट्टनम में, और मछलीपट्टनम पड़ता आपका आंध्र प्रदेश में। पर अगर हम इससे पहले की बात करें तो 1611 से पहले जो है भारत के अंदर प्रवेश हुआ था कैप्टन हॉकिंस का। और आपने आधुनिक भारत में पढ़ा भी होगा, कैप्टन हॉकिंस पहला ब्रिटिश यात्री था जो समुद्री मार्ग से लगभग भारत आया था। तो कैप्टन हॉकिंस भारत जो आया था वो 1608 में आता है। कैप्टन हॉकिंस का भारत में जो प्रवेश होता है वो 1608 ईस्वी में होता है। तो ध्यान रखिए, कैप्टन हॉकिंस भारत कब आता आपका, 1608 में। कैप्टन हॉकिंस, आप सही से लिखिएगा इसको, कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी को भारत आता है। लेकिन अब भारत जब कैप्टन हॉकिंस आता है तो ये व्यापारिक अनुमति के लिए आता है, और व्यापारिक अनुमति के लिए आता है जहांगीर के दरबार में। लेकिन जहांगीर जो है इसको पूर्ण रूप से अनुमति नहीं देता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता, अभी आपको मैंने बताया कि जब 1600 में 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो उस समय भारत के अंदर मुगल सत्ता पर जो बैठा होता वो अकबर होता है। लेकिन यहीं से क्वेश्चन बदलता कि जब कैप्टन हॉकिंस भारत आता है, कैप्टन हॉकिंस भारत कब आता है आपका, 1608 में, तो उस समय भारत में राजगद्दी पर बैठा होता है जहांगीर, ना कि अकबर। अकबर का शासनकाल 1605 में खत्म। तो जहांगीर उस समय राजगद्दी पर होता है, लेकिन जहांगीर जो है इनको अधिकार नहीं देता पूर्ण रूप से, चूंकि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से अनुमति ये मांगता है कि हमें इस भारत के अंदर जो है पूर्ण व्यापार एकाधिकार दे दिया जाए। पूर्ण व्यापार एकाधिकार नहीं देता जहांगीर। उसके बाद 1611 में ये लोग जो है मछलीपट्टनम में अपने एक छोटा सा कारखाना स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि 1613 ईस्वी में ये भारत के अंदर पहली कोठी या पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक कन्फ्यूजन और होता है बच्चों में कि हमने कहीं 1611 पढ़ा, कहीं 1613 पढ़ा। 1611 में और 1613 में ये अंतर है कि 1611 में इन्होंने केवल एक कारखाना बनाया था, एक दुकान टाइप से बनाई थी, जैसे हम दुकान बोल देते हैं। और 1613 में जो इन्होंने सूरत में स्थापित किया था वो कारखाना नहीं था, वो बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें हजारों वर्कर काम करते थे।
तो ध्यान रखिए 1613 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री बनाई। पहली इसको बोलेंगे फैक्ट्री या कोठी भी लिखा सकता आपका एग्जाम में, एक ही बात है। पहली फैक्ट्री बनाई या बोल सकते हो कोठी। तो 1613 में ब्रिटिशों के द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है स्थायी रूप से, और ये स्थापित होती है आपकी सूरत में। सूरत मेन गठन का प्रारंभ में, और सूरत शहर पड़ता आपका गुजरात में, जो हीरे खाद्यान्न के लिए, हीरा कारोबारों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद जब जहांगीर के शासनकाल में जो 1608 में कैप्टन हॉकिंस आता है, व्यापार करने का पूर्ण एकाधिकार मांगता है लेकिन नहीं दिया जाता है। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1611 में मछलीपट्टनम में पहला कारखाना स्थापित करती है जो अस्थायी था। इसके बाद पहली स्थायी फैक्ट्री या कोठी स्थापित करते हैं 1613 में सूरत में। सूरत किधर आपका? गुजरात। इससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, इसका भारत में प्रारंभ में जो आने का रीजन होता है, जो इसका उद्देश्य होता है, वो केवल व्यापार करना होता है। लेकिन जब भारतीयों को देखते हैं भारतीय कम पढ़े लिखे हैं, अपना जागरूक नहीं है, तो बाद में उनका उद्देश्य धीरे धीरे बदलता, उनका मन बदलता है, उनके मन में खोट आने लगता है कि अब जो है हम इन भारतीयों को आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं और व्यापार करते करते ही हम इन पर शासन चला सकते हैं। तो उसके बाद 1613 में सूरत में इन्होंने पहला कारखाना स्थापित कर लिया। अभी तक इन्हें पूर्ण अधिकार नहीं मिला भारत में, व्यापारिक अधिकार जो पूर्ण रूप से था। इसके बाद क्या होता है, 1 सितंबर 1615 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, सितंबर 1615 ईस्वी में एक इस कैप्टन हॉकिंस के बाद दूसरा प्रमुख अंग्रेज आता है और उसका नाम होता है आपका टॉमस रो। तो टॉमस रो जो है ये भारत आता है और ये सीधा जाता है जहांगीर के दरबार में 1615 में। लेकिन जहांगीर इसको भी अनुमति नहीं देता, क्योंकि जहांगीर को मालूम है कि भाई अगर मैं इन लोगों को अनुमति दे दूंगा पूरे भारत में व्यापार के अधिकारों की, तो कल को धीरे धीरे ये हम लोगों की छुट्टी कर देंगे, हम लोगों को ही गुलाम बना देंगे। लेकिन टॉमस रो जो है एक बहुत तेज व्यक्ति है, बहुत तीव्र बुद्धि का व्यक्ति है। ये कैसे भी कर ये जहांगीर से जो है अधिकार प्राप्त करना चाहता है। अब आप जानते हैं कि जहांगीर की पत्नी थी, जो सबसे प्रिय पत्नी थी, उनका नाम था नूरजहां। तो अब ये टॉमस रो क्या काम करता है, इसको मालूम है कि अब जहांगीर की एक ही कमजोरी है, जहांगीर की नहीं बल्कि आप जब सारा इतिहास पढ़ेंगे तो मध्यकालीन भारत में मुगल शासकों की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती थी स्त्रियां, उनकी पत्नियां, क्योंकि उनकी कई पत्नियां होती थी, पत्नियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो इसी समय क्या हुआ कि टॉमस रो सीधा नूरजहां के पास जाता है और नूरजहां से विनती करता है, उसके लिए उपहार लेकर जाता है बड़े बड़े, उसको खुश करता है और कहता है कि मैडम कैसे भी कर जो है आप हमें भारत के अंदर जो है व्यापारिक अधिकार दिला दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। बहुत हाथ जोड़ी करता है। अब नूरजहां की बात जो है जहांगीर को माननी पड़ेगी, क्योंकि उसकी पत्नी है। नूरजहां जो है जहांगीर से जिक्र करती है कि आप इन लोगों को अधिकार क्यों नहीं दे देते हैं, खाली व्यापार तो करना चाहते हैं ये लोग। तो उसके बाद क्या होता है कि जहांगीर को मजबूरी जो है इनको मंजूरी देनी पड़ती है और मंजूरी मिलने के बाद ही इनका भारत में प्रभुत्व जो है वो आरंभ होने लगता है। ये व्यवसाय करते रहते हैं। इसके बाद क्या आता है कि जहांगीर का शासनकाल भी ख़त्म हो जाता है। अब जब जहांगीर का शासनकाल ख़त्म हो जाता है तो जहांगीर के शासनकाल के बाद आते आते औरंगजेब का शासनकाल आता है। और औरंगजेब का शासनकाल जब आता है तो औरंगजेब के शासनकाल से क्या मतलब हुआ इनका, औरंगजेब के शासनकाल से क्या मतलब हुआ। अब इस समय मुगलों के समय क्या था, दिल्ली तो केंद्र होता था जैसे आज है, लेकिन उस समय जो सबसे प्रमुख राज्य होता था, जैसा आज की राजनीति में आप देखते होंगे, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, सबसे बड़ा राज्य है। जो यूपी को जीतेगा बड़े स्तर पर वो देश को जीतेगा। इसी प्रकार क्या था, उस समय जो था सबसे बड़ा राज्य, सबसे प्रमुख राजनीतिक केंद्र उत्तर प्रदेश जहाँ होती थी वो पश्चिम बंगाल था। उसका रीजन ये था कि बिहार, उड़ीसा ये भी पश्चिम बंगाल में हुआ करते थे, बाद में अलग हुए। इसके अलावा जो बिहार से झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह अलग हुए मध्य प्रदेश से, ये सब भी बंगाल में हुआ करते थे। तो सबसे प्रमुख राज्य हुआ करता था। अब क्या होता कि औरंगजेब जो है इस बंगाल के अंदर क्या काम करता है, अपना एक सूबेदार नियुक्त कर देता है। आपने पढ़ा भी होगा, जब पश्चिम बंगाल राज्य आपने पढ़ा होगा, उस व्यक्ति का नाम है मुर्शिद कुली खां। उस व्यक्ति का नाम होता है मुर्शिद कुली खां, जिसको बंगाल का सूबेदार बना देता है। अंग्रेजों का व्यापार अपना चलता रहता है। अब जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, आपको मालूम होगा कि औरंगजेब की मृत्यु आपने इतिहास पढ़ा हुआ 1707 में हुई थी। मैं आपको याद दिला दूं,
अभी कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2019 में शायद, हाई कोर्ट क्लर्क का, तो उसमें एक क्वेश्चन भी आया था कि बताइए इनमें से कौन से वर्ष औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो 1707 में हुई थी। हालांकि यहाँ पढ़ने का विषय नहीं है वो। औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है, इस बंगाल के अंदर, भारत में और बंगाल के अंदर उथल पुथल हो जाता है, राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, जिसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद विद्रोह आरंभ हो जाता है। शासक आते रहते हैं बंगाल के अंदर भी, और जो केंद्र की सत्ता है वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाने लगती है, स्थिरपन जो है वो ख़त्म हो जाता है। औरंगजेब के जो वंशज हैं, जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी हैं, उनमें दिल्ली की सत्ता को लेकर जो है आपस में विद्रोह आरंभ होता। इसका लाभ कहीं ना कहीं अंग्रेज लेने लगते हैं, और अंग्रेज जो है अपना व्यापारिक क्षेत्र जो है बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब इसी समय क्या होता है कि भारत के अंदर बंगाल जो है प्रमुख शक्ति केंद्र हुआ करता था। तो बंगाल के अंदर जो मुर्शिद कुली खां थे, अली वर्दी खां थे, ऐसे और भी शासक आए। तो उसके बाद एक शासक आता पश्चिम बंगाल के अंदर। तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो शासक आता है, उस पश्चिम बंगाल के अंदर जो शासक आता है उसका नाम होता है आपका सिराजुद्दौला। मैं यहाँ आपको आधुनिक भारत नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो संविधान में काम देंगी, कैसे संविधान तक हम पहुँचते हैं। तो सिराजुद्दौला जो है आपका, ये बंगाल का जब नवाब होता है, तो सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब होता है तो इसके समय विद्रोह हो जाता है। सिराजुद्दौला का एक सेनापति हुआ करता था मीर जाफ़र, जिसे गद्दार भी कहते हैं। ये मीर जाफ़र जो था, जिसने गद्दारी किया था, उसका सेनापति होने के बावजूद क्या होता कि ये मीर जाफ़र जो सेनापति है, सिराजुद्दौला की तरफ जरूर होता है। इसके वर्षज जो आपका अंग्रेज युद्ध लड़ते हैं इसके खिलाफ में, उस अंग्रेज युद्ध का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता वो होता आपका रॉबर्ट क्लाइव। तो ये वो युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों की सत्ता को लगभग स्थायी करने का प्रयास शुरू कर दिया था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करता है, वर्षज जो होता वो सिराजुद्दौला के होता, सिराजुद्दौला का जो सेनापति होता वो मीर जाफ़र होता है। अब ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध का नाम होता है आपका प्लासी का युद्ध। और आपको मालूम होगा प्लासी के युद्ध ने एक महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभाई थी भारत के अंदर ब्रिटिश शासन को जमाने के लिए। प्लासी का युद्ध ये हुआ था आपका 23 जून 1757 में। तो प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को होता है, अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा है, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है, इसका सेनापति मीर जाफ़र है। लेकिन मीर जाफ़र की गद्दारी के कारण जो है सिराजुद्दौला इस युद्ध को हार जाता है। जब इस युद्ध को हार जाता है तो बंगाल के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है, ब्रिटिशों का जो प्रभुत्व है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसी के बाद में क्या होता है, एक प्रमुख युद्ध और होता है, जिस युद्ध को हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के अंदर सब चीज़ें छिन-भिन हो जाती हैं, अराजकता फैल जाती है, अंग्रेजी शासन लगभग पूर्ण होने की ओर अग्रसर होता है। और जो बक्सर का युद्ध हुआ आपका, ये बक्सर के युद्ध ने पूरी परिपाटी बदल दी। बंगाल के अंदर एक तरीके से कहें तो ब्रिटिश जो शासन था वो लगभग शुरू हो ही गया था, ये नाम मात्र के राजा बनकर रह गए थे। तो बक्सर का युद्ध, जो प्लासी का युद्ध था, बक्सर का युद्ध आप जानते होंगे। बक्सर का युद्ध आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर का युद्ध जो था आपका 22 अक्टूबर 1764 को होता है। और जो बक्सर का युद्ध है ये होता किसके बीच है, तो ध्यान रखिए, बक्सर का युद्ध कोई दो व्यक्ति नहीं होते, इसमें 3 व्यक्ति एक तरफ होते हैं और इधर हेक्टर मुनरो होता है आपका। हेक्टर मुनरो, जो हेक्टर मुनरो है वो अंग्रेजों का नेतृत्व करता है। इधर भारत के जो शासक होता है वो अवध का नवाब होता है सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला जो है अवध का नवाब है। उस समय भारत की जो राजगद्दी पर बैठा होता है, भारत की राजगद्दी पर होता है आपका शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। लेकिन जो बंगाल का नवाब होता है इस समय, पश्चिम बंगाल का जो नवाब होता है वो कौन होता है, तो पश्चिम बंगाल का नवाब आपका इस समय जो होता है वो आपका मीर कासिम होता है। अब मीर कासिम सुजाउद्दौला से मदद मांगता है, सुजाउद्दौला शाह आलम से मदद मांगता है, और ये तीनों मिलकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के वर्सेस युद्ध लड़ते हैं। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो करता है, जिस युद्ध को कहा जाता है बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 में। ये युद्ध भी जो है कुछ कारणों से हार जाते हैं, और हारने के बाद
1764 जैसे ही समाप्त होता है, भारत में अंग्रेजी सत्ता, विशेषकर बंगाल में अंग्रेजी सत्ता जो वो प्रारंभ होने लगती है। अब 1765 में अंग्रेज क्या काम करते हैं, इस पश्चिम बंगाल के अंदर द्विवेद शासन शुरू कर देते हैं। द्विवेद शासन का आरंभ पश्चिम बंगाल के अंदर 1765 में होता है और पश्चिम बंगाल में द्विवेद शासन 1762 तक चलता है। द्विवेद शासन का मतलब ये होता है कि बंगाल के जो नवाब होंगे उनका भी राज होगा और साथ में अंग्रेजों का भी राज होगा, लेकिन अंग्रेजों का राज वास्तविक रूप से होगा और जो बंगाल के नवाब थे वो नाम मात्र के बन के रह गए। द्विशासन दो शासन जरूर है, लेकिन महत्वपूर्ण सत्ता या विशेषकर जो हस्तक्षेप है वो अंग्रेजों का होगा। इसके बाद जब पश्चिम बंगाल अंग्रेजों के हाथ में 1765 से आ जाता है, द्विवेद शासन आरंभ हो जाता है और 1772 में तो द्विवेद शासन भी खत्म कर दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेजों को अब जरूरत पड़ती है, क्योंकि अंग्रेजों का भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना हिस्सा हो ही गया था, उनका अधिकार क्षेत्र जम ही गया था। उसके बाद अंग्रेज जो थे भारत में या भारत को चलाने के लिए कुछ अधिनियम या कानून की जरूरत पड़ती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फिर कुछ कानून लाती है, जिन्हें हम ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून कहें या ब्रिटेन की महारानी के कानून कहें, लेकिन प्रारंभ में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही कानून आते हैं, जिसे हम दो भागों में कर पढ़ सकते हैं। जैसे हम एक तरफ बोल सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन एक तरफ तो ये आ जाएंगे आपके, और दूसरी तरफ जो आएंगे आपके वो आएंगे आपके दूसरी तरफ ताज का शासन। अब ये ताज का शासन क्या है, हम ताज का शासन क्यों बोलते हैं? आप जानते होंगे ताज का शासन किस चीज़ को बोला जाता है। देखिए, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में एक्ट बनाया था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1858 के भारत शासन अधिनियम में कर दिया गया समाप्त। उसके बाद भारत में महारानी ने जो था, जो ब्रिटेन की महारानी थी तत्कालीन, उसने जो था ये शासन जो था सीधा अपने हाथों में ले लिया। तो इसलिए हमने इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ना कहकर सीधा महारानी का शासन आ गया, ताज का शासन आ गया, तो उसको हमने ताज का शासन ही बोला। और इसकी शुरुआत ताज के शासन की 1858 से हुई और जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक भारत में ताज का शासन चला। तो हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बांट सकते हैं 1773 से 1858 तक, और जो ताज का शासन था ब्रिटेन की संसद डायरेक्ट उसको संचालित करती थी, ब्रिटेन की सरकार, उसको हम कहते हैं ताज के शासन को 1858 से 1947। यहाँ जो अधिनियम आए इन अधिनियमों के माध्यम से ही इन ब्रिटिश लोगों ने भारत के लोगों को कानून के तहत चलाया। भारत में अपनी जो कंपनियां थीं या भारत में जो व्यवसाय था, भारत में जो शासन प्रशासन था, उसके लिए कानूनों की आवश्यकता होती है। तो उसी कानून को लेकर इन्होंने समय समय पर विभिन्न एक्ट बनाए और उन पर सुधार करते चले गए, जिनमें कि हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। तो इनको हम बांट भी सकते हैं। जैसे पहला इन्होंने बनाया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद इनका जो दूसरा प्रमुख एक्ट आया था वो था 1781 का सेटलमेंट एक्ट, 1781 का सुधार एक्ट भी बोल सकते हैं उसको हम। तो 1781 का एक्ट को बोलते हैं हम सेटलमेंट एक्ट। और इसके बाद जो आया था आपका एक सुधार फिर हुआ था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन की सरकार ने चार्टर एक्ट लाने शुरू कर दिए। तो बाद में जो एक्ट आए थे वो चार्टर एक्ट के नाम से जाने गए, चार्टर एक्ट। और ये चार्टर एक्ट थे कौन कौन से, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे 1792 का चार्टर एक्ट आया, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया, उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया, और उसके बाद जो था लास्ट में आपका 1853 का चार्टर एक्ट भी आया। और 1853 के बाद भारत में स्थितियां बदलती हैं। ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी है उससे शासन छीन लिया जाता है और डायरेक्ट शासन जो है वो ब्रिटेन के राजा महाराजा या संसद सीधा चलाती है। तो इसके बाद हम जो दूसरा पढ़ेंगे वो ताज के शासन वाले एक्ट पढ़ेंगे, और इसकी शुरुआत होती है 1858 के भारत शासन अधिनियम से। यह मैं थोड़ा रोक कर बताता हूँ। इसका एक रीज़न ये था कि भारत के अंदर इतना बड़ा विद्रोह हुआ नहीं था। जब 1857 की क्रांति होती है तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन की महारानी है या ब्रिटेन की जो राज सत्ता है उसका विश्वास ईस्ट इंडिया कंपनी खो देती है। उनको लगता कि भारतीय लोगों ने विद्रोह क्यों किया,
क्या इनसे सत्ता चल नहीं रही है ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों से, या ये गलत व्यवहार कर रहे हैं भारतीयों के साथ? तो इसलिए जो था ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन लिया गया था। 1858 में सीधा राज सत्ता के हाथ में चला गया, ताज का शासन कहलाया जो। तो 1858 का जो अधिनियम था इसको बोला गया था आपका भारत शासन अधिनियम। इसको बोला गया था आपका भारत शासन अधिनियम। 1858 के बाद आपके जो अधिनियम आए थे मैं आपको बता दूं, उन्हें बोला जाता था भारत परिषद अधिनियम। तो मैं इनको इस तरीके से लिख देता हूं 1861 जैसे आपका 1861, और इधर जो आएगा ये भी इसमें 1861 का, यहाँ लिखिए भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 के बाद अगर महत्वपूर्ण एक्ट देखें हम तो 1892 का एक्ट आता है आपका। इसके बाद अगर हम देखें इंपॉर्टेंट तो वो आपका 1909 का एक्ट आता है जो महत्वपूर्ण एक्ट था। एक दो एक्ट छोड़ देते, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद अगर हम देखें भारत परिषद अधिनियम के बाद तो एक एक्ट हो रहा था आपका जिसे बोलते हैं 1909 का अधिनियम। ये दो एक्ट बड़े प्रसिद्ध भी रहे हैं, मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम, मार्टिन चेसफोर्ड अधिनियम, जो पढ़ेंगे आगे जाकर आप। और इसके बाद 1919 का एक्ट है ये। और 1919 के बाद आता आपका भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। ये जो एक्ट हैं सारे, इन एक्टों को हमने क्या बोला, भारत परिषद अधिनियम। इन सारे एक्टों को हम बोलेंगे भारत परिषद अधिनियम। लेकिन बाद में जो 1935 का दिखाई दे रहा होगा आपको सबको, ये 1935 का और 1937 का, ये जो दो अधिनियम आए थे इन्हें फिर बोला गया भारत शासन अधिनियम। जो महत्वपूर्ण अधिनियम थे, भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें भी ली गई इन अधिनियमों से, विशेषकर 1935 से। तो 1947 और 1935 का अधिनियम कहलाया भारत शासन अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम जो कहलाए वो 1861, 92, 1909 और 1909 अधिनियम कहलाए 1919, और भारत शासन अधिनियम 1858 कहलाया। तो इस प्रकार इन अधिनियमों के माध्यम से ब्रिटेन सरकार समय समय पर कानूनों में चेंज करती रही, भारत के शासन प्रशासन को चलाती रही, और जिनमें हम एक एक कर कर अध्ययन करेंगे कि किस किस एक्ट में, किस किस अधिनियम में क्या क्या विशेषताएं ब्रिटिश सरकार ने रखी। एक चीज़ और आपके जानने योग्य है कि जितने भी अधिनियम आप आगे के लेक्चरों में पढ़ेंगे तो ये सारे अधिनियम भारत के अंदर नहीं बनते थे। ये सारे अधिनियम बनाने का काम ब्रिटेन के अंदर बैठकर होता था। ब्रिटेन के अंदर होता था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वो आपकी लंदन में थी, उस समय भी है और आज भी है। तो लंदन की पार्लियामेंट जो होती थी, संसद जो होती थी, वो इन अधिनियमों को बनाने का कार्य करती थी, इनमें समय समय पर सुधार करती थी जब गुंजाइश होती थी। तो पहला जो हम अधिनियम पढ़ेंगे वो एक ही पढ़ेंगे आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद 1781 क्रम बाई, इस तरीके से हम अगले लेक्चर में सभी चीज़ों को कवर करेंगे। आज हम एक ही एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। तो कल हम पहला जो लेक्चर कवर करेंगे वो करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में, सभी विद्यार्थियों में। नमस्कार।